Hello, my dear students, my dear audience, greetings of the day। अभी तक आपने समझा है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद क्यों जरूरी है और कैसे आप हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के द्वारा इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना शुरू करें, कुछ प्राथमिक जानकारी बहुत आवश्यक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश का भी हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और हिंदी का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वही बहुत महत्वपूर्ण है और उसको अंदर से जानना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हिंदी से इंग्लिश हम ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों ही प्रकार के वाक्यों को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक बेसिक यूनिट है हमारे कन्वर्सेशन की। मतलब अंग्रेजी वार्तालाप के लिए सेंटेंस ही इकाई है जिसके माध्यम से हम वार्तालाप करते हैं। इंग्लिश में करें या किसी भाषा में करें, तो हमेशा जो वार्तालाप होता है, वो कन्वर्सेशन होता है, वो सेंटेंस की यूनिट में होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके सामने ये है, ये वाक्य है, आप देख रहे हैं। रवि कह रहा है, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेम्स, हाउ आर यू। यहाँ पर रवि कुछ बात कहना चाहता है और उन बातों को वो दो सेंटेंस में कंप्लीट करता है। पहला सेंटेंस है गुड मॉर्निंग मिस्टर जेम्स, दूसरा हाउ आर यू। यहाँ इसकी बात पूरी हो जाती है। अब नंबर आता है जेम्स का। जेम्स बोलते हैं, गुड मॉर्निंग रवि, आई एम फाइन एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो हियर एंड हार्टी। यहाँ पर जो है मिस्टर जेम्स दो वाक्यों में जवाब देते हैं। पहला वाक्य गुड मॉर्निंग रवि, फिर उसके बाद आई एम फाइन एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो हियर एंड हार्टी। अब इसी प्रकार फिर से रवि कहता है, यस ऑफ कोर्स, एक वाक्य हो गया। बट आई सी यू आफ्टर मैनी डेज। यहाँ पर भी दो वाक्यों में, मतलब हम वाक्य बोल अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो ही वाक्य, लेकिन अगर रवि का मकसद पूरा नहीं होता तो वो एक वाक्य और बोलता या एक और बोलता, तीन चार, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता है हम सेंटेंस बोलते जाते हैं। और जवाब देने वाला भी इसी प्रकार करता है, यस यू आर राइट, आई हैव बीन टू इंग्लैंड फॉर 3 months। ये इस प्रकार से जेम्स ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हम हमेशा सेंटेंस की यूनिट में ही वार्तालाप करते हैं, इसलिए सेंटेंस ही वस्तुतः महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते, इसीलिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को खास तौर पर समझेंगे। खासकर हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश जो टारगेट लैंग्वेज है उसके सेंटेंस को हम ठीक से समझेंगे। और जो सोर्स लैंग्वेज है हिंदी, जिससे हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हमने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सोर्स लैंग्वेज में यहाँ कोई भी हो सकती है, कोई अन्य भाषा, बांग्ला हो सकती है या तमिल हो सकती है। तो सोर्स लैंग्वेज से हमें टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसलिए दोनों भाषाओं के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है दोनों भाषाओं के इंटीरियर को देखेंगे। इंटीरियर का मतलब वाक्य अंदर से कैसे बना है, उसकी आंतरिक बनावट को हम समझेंगे। इंग्लिश का भी समझेंगे, इसकी आंतरिक बनावट देखेंगे और हिंदी के सेंटेंस की भी आंतरिक बनावट देखेंगे। और इसके बाद हम तुलना करेंगे दोनों की कि दोनों में अंतर क्या है, समानताएं क्या हैं और अंतर क्या है, इनको देखेंगे। जब हम ये समझ लेंगे तभी हम ठीक से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर पाएंगे, वरना जो है हमारे सेंटेंस गलत हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ने के पहले इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले आपके सामने ये जो मैं वाक्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, आप देख रहे हैं। ये नीचे वाक्य लिखा हुआ, मेरा भाई स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ऊपर जो है वो इसी का अनुवाद है, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो दोनों में आप पाएंगे कि 3 कंपार्टमेंट हैं।
ये सब्जेक्ट माय ब्रदर, वर्ब इज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। इसी प्रकार इसमें भी 3 कंपार्टमेंट हैं। मेरा भाई सब्जेक्ट, स्कूल के मैदान में क्रिकेट ऑब्जेक्ट, खेल रहा है वर्ब। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार के वाक्य, हिंदी वाला वाक्य और इंग्लिश वाला वाक्य, दोनों ही एक ऐसे मिठाई के डब्बे हैं जिनमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार की मिठाई भरी रहती है। इसमें एक अलग प्रकार की मिठाई है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। हिंदी में भी ऐसा है, हिंदी में भी 3 कंपार्टमेंट हैं। ऐसा लगता है कि 3 कंपार्टमेंट वाला मिठाई का डब्बा है, जिसमें ये सब्जेक्ट कंपार्टमेंट में एक अलग मिठाई है, इसमें एक अलग मिठाई है और इसमें अलग मिठाई है। मतलब दोनों ही प्रकार के वाक्यों में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसमें भी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, अंतर ये है कि उनका जो क्रम है, उनका जो ऑर्डर है, वो एक नहीं है दोनों में। इंग्लिश में आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जब आप हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ठीक सीधे यहाँ से ऊपर ही, मतलब पहले ही आ जाएगा। मेरा भाई यहाँ पहले है, यहाँ भी आपने माय ब्रदर पहले कर दिया। लेकिन इसके बाद आपको जो पीछे वाला हिस्सा जो वर्ब है हिंदी का, खेल रहा है, इसे इस प्लेइंग के रूप में यहाँ करना पड़ेगा। ऐसे ये यहाँ पर आ जाएगा इस प्लेइंग, और स्कूल के मैदान में क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा इंग्लिश में। इस प्रकार का आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आप सही ढंग से अनुवाद कर पाएंगे, सही ढंग से अंग्रेजी के सेंटेंस बना पाएंगे। ये हमारी पहली चीज हमको समझना चाहिए। यही अंतर है जो हमें हिंदी से इंग्लिश करने में, या जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो चूंकि हम इस प्रकार के वाक्यों के अभ्यस्त हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो इंग्लिश में भी ये कहीं ना कहीं परिलक्षित हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है, और इंग्लिश में वो सेंटेंस गलत हो जाते हैं। हमारा दिमाग इसको समझता है, और जब हमको लगता है कि हमारा वाक्य इंग्लिश में गलत हो जाएगा तो हमारे अंदर एक लो लेवल कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, डर बन जाता है, और लोग डर के मारे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, या पहले कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप ये सब काम ठीक से आपसे करते बने, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की हो कि हमारे जो ये चेंजेस हैं, जो ऑर्डर बदलता है, ये ठीक से बदल जाए। अब यहाँ पर जो है हम पहले इस पर विशेष फोकस करेंगे, इंग्लिश वाले सेंटेंस को। इसमें मैं आपको एक नए प्रकार की एनालॉजी, एक नए प्रकार की तुलना, एक संकल्पना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी के वाक्य को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और ये संकल्पना है इस प्रकार से, ये यहाँ पर है, आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूँ, एन इंग्लिश सेंटेंस इज लाइक ए 3 बोगी ट्रेन। एक अंग्रेजी का जो वाक्य होता है वो 3 बोगी की ट्रेन की तरह है, जिसमें आप देख रहे हैं जो सबसे पहली बोगी है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद दूसरी बोगी वर्ब है जो कि इंजन है, और तीसरी बोगी ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब पहली बोगी जो है वो पैसेंजर बोगी है, फिर इंजन लगा हुआ है, ये वर्ब है, और फिर से एक पैसेंजर बोगी है जो कि ऑब्जेक्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंजन में केवल 2 प्रकार के ही शब्द प्रयोग में आते हैं। यहां पर मतलब इस वाले कंपार्टमेंट में वाक्य में 2 प्रकार के वाक्य ही प्रयोग में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अलावा अन्य जो वाक्य होते हैं, अन्य जो शब्द होते हैं, वो या तो यहाँ सब्जेक्ट पैसेंजर बोगी में जाते हैं या ऑब्जेक्ट पैसेंजर बोगी में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही प्रयोग में आते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि इंजन में केवल असिस्टेंट ड्राइवर और मेन ड्राइवर बैठते हैं। बाकी जो सवारियां होती हैं जिन्हें यात्रा करना है वो या तो सब्जेक्ट बोगी
जो पहले है यहाँ आकर बैठेंगे या ऑब्जेक्ट बोगी यहाँ आकर बैठे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल हेल्पिंग और मेन वर्ब हैं। बाकी जो अन्य प्रकार के शब्द हैं जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये इसमें भी वही है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये अन्य सभी प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या अन्य सभी प्रकार के जो शब्द हैं वो सब जो है या तो यहाँ शुरू में जो पैसेंजर बोगी, सब्जेक्ट पैसेंजर बोगी लगी हुई है यहाँ जाएंगे, या जो बाद में ऑब्जेक्ट पैसेंजर बोगी लगी हुई है यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल दो प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हैं, यानी असिस्टेंट ड्राइवर, मेन ड्राइवर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस इज लाइक ए 3 बोगी ट्रेन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो, हाँ इसमें एक बात और ज़रूरी है कि जैसे कंजंक्शन है, कंजंक्शन कभी दो वाक्यों को जोड़ता भी है, जैसे दो ट्रेनों को जोड़ देना, मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर कंजंक्शन लगा के फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कंजंक्शन दो शब्दों को भी जोड़ता है, इसलिए इसको भी यहाँ शामिल किया गया है। तो जो है ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है ना। जैसे कि आप यहाँ पर एक वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वाक्य, और इसमें जैसे कि ये वाक्य देखिए, ये है, माई अंकल इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। मेरे अंकल अगले महीने लंदन जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये क्रम है, ये ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तीनों एलिमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाक्य में हों। कभी कभी जो है कुछ और भी हो सकता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ही इज लाफिंग, इसमें केवल सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश वाले सेंटेंस या हिंदी वाले भी ऐसे बन सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भर केवल हो और ऑब्जेक्ट ना हो। बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकता है वाक्य, जैसे ये बन गया। अब जरा एक और वाक्य है जिस पर आपको ध्यान देना है, ये है सेंड द सर्वेंट टू मार्केट। इसमें आप देख रहे हैं कि सेंड पहले वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बिना सब्जेक्ट के भी हमारा वाक्य बन सकता है, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हो। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि ये है, ये सिर्फ कम और फुल स्टॉप, मैंने कम मैंने आओ, ये वाक्य पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य बन सकता है। और आप ये कह सकते हैं दिस इज वन वर्ड सेंटेंस, ये एक शब्द का वाक्य है जिसमें केवल वर्ब है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एन इंग्लिश सेंटेंस इज लाइक अ 3 बोगी ट्रेन, मैंने आपको जो बताया था ये, वो इसीलिए बताया था कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो इंजन है यानी वर्ब है वो वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर इंजन नहीं है, केवल बोगी लगी हुई हैं आगे पीछे, तो वो ट्रेन नहीं कहलाएगी। कोई भी ऐसी ट्रेन में नहीं बैठेगा जिसमें इंजन ही ना हो। इस प्रकार वर्ब सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अगर सब्जेक्ट बोगी ऑब्जेक्ट बोगी मतलब उसमें कोई भी पैसेंजर बोगी नहीं है, केवल इंजन भर है, तो भी वाक्य है, वाक्य बन जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, यह ऐसा वाक्य है जिसमें इंजन है और ये वाक्य है। तो अगर इंजन भर है तो भी उसमें यात्रा की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो ट्रेन है, उसे ट्रेन कहा जाएगा क्योंकि वो चलती है। अब हम जो है इसमें जो हमको समझना है वो ये है, अगली बात जो समझना है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब के 2 हिस्से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग एक या कई हो सकती हैं, और मेन वर्ब होती है। इस प्रकार से हम वर्ब को पहचान सकते हैं।
क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप वर्ब को पहचान सकते हैं। और जब आपने वर्ब को पहचान लिया तो फिर उसके पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती हैं, इनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, तभी आप वर्ब को पहचान पाओगे और वाक्य को और ठीक से समझ पाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दो एलिमेंट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है और दूसरी अन्य जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, डिड, वाज, वर, हैड, बी, बीइंग, बीन आते हैं। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, वुड, विल, शैल, नीड और डेयर आते हैं। अब ऐसा डिवीजन क्यों किया गया है, दो ये अलग अलग प्रकार के क्यों हैं? इसलिए है कि जितनी ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये वस्तुतः मेन वर्ब्स हैं। जैसे डू जो है कि तीन फॉर्म होते हैं, डू, डिड, डन होते हैं। तो मेन वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी एक्चुअल में मेन वर्ब हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं डू में यस लगाया तो डज बन गया, उसका सेकेंड फॉर्म तो डिड हो गया और डन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर डू, डज और डज, डिड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार इज, आर, एम ये फर्स्ट फॉर्म है और बी भी फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वाज, वेयर होता है और इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो ये भी मेन वर्ब है। अब एक और है जिसको हैव, हैज, ये हैव या हैज दोनों फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअल में मेन वर्ब्स हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कन्वर्ट करके उनसे हेल्पिंग वर्ब का काम लेते हैं। मतलब दोनों प्रकार से वो काम करते हैं, मेन वर्ब भी बन जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं। इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। लेकिन जो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके लिमिटेड फॉर्म होते हैं। जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, अब तीसरा फॉर्म नहीं होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, तीसरा फॉर्म नहीं होता है। शुड का एक ही फॉर्म है, ऑट टू का एक ही फॉर्म है, मस्ट का भी एक ही फॉर्म है ना, वुड का एक ही फॉर्म है, विल, शैल भी लिमिटेड है तो इसके और फॉर्म नहीं होते हैं। विल का वुड या शैल का शुड हो सकता है। नीड और डेयर इनके भी एक एक फॉर्म होते हैं। तो ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि केवल इतनी ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अगर आप इन्हें याद कर लें और उनको ध्यान रखें कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जैसे ही वाक्य में ये आएंगी तो आप इन्हें पहचान सकते हैं। अब अगली बात आती है मेन वर्ब की कि आखिर आप मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो मेन वर्ब के लिए ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन वर्ब के चार फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, सिंग, sang, sung, singing, टेक, took, taken, taking, हेल्प, helped, helped और helping। यानी ये फॉर्म होते हैं। आप इसको फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं या प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको आप सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं या पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और ये थर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह सकते हैं। और ये आईएनजी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कह दें। तो ये फॉर्म आपको किसी भी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे और ये ध्यान रखिए कि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना याद किए आपको वाक्य नहीं बना सकते हैं या गलत वाक्य बनाएंगे। क्योंकि आपको हर बार जो है वो फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को पहचान करके और आप किसी भी वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब आप पहचान चुके हैं। ये सारी हेल्पिंग वर्ब से इन्हें याद कर लें। ठीक है, इनको याद करना जरूरी है ताकि पहचान सके कि हेल्पिंग वर्ब हैं। और ये मेन वर्ब हैं, इन्हें भी याद कर लें और समझ लें कि ये मेन वर्ब हैं। अब किसी वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे इनको और कैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि शी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। इसमें आप देख रहे हैं कि
ये विल एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब है ये हैव, फिर बीन। ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब वाली लिस्ट में हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विल शैल यहाँ पर है, ये विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैव है, इसके बाद आप देख रहे हैं बीन, यहाँ पर आपको बीन मिल जाएगी। मतलब कहने का अगर आपको याद है तो आप इनको पहचान सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म इसमें है। तो कहने का मतलब इतना, विल हैव बीन सिंगिंग ये वर्ब हो गई, इसके पहले ये सी सब्जेक्ट है और इसके बाद पूरा ये जो बचा ए सॉन्ग फॉर एन आवर ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इन सबको पहचान सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इस वाक्य में कि इस वाक्य में जो है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, एक बीन है और फिर इसके बाद यहाँ पर रेनिंग है, और मतलब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं और ये मेन वर्ब है। इससे भी हो सकता है ये पूरा वर्ब हो गई और इधर इसके पहले सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें आई हैव सीन दिस फिल्म, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, उसके पहले सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब जरा इस वाक्य को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ही वॉज माई फ्रेंड, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपके वाक्य में केवल एक हेल्पिंग वर्ब है तो भी आपका वाक्य बन जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका एक असिस्टेंट ड्राइवर ही है तो वो ट्रेन चला के ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार आप इस एक वाक्य और है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वाले वाक्य में ये हमारे सामने ये वाक्य आ गया, ही मेड ए न्यू मॉडल ऑफ एरोप्लेन। इसमें जो है केवल मेन वर्ब है, तो केवल अगर मेन वर्ब है तो भी हमारा वाक्य बन जाएगा। ये मेन वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट, बाकी पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेन ड्राइवर है अकेले तो वो भी ट्रेन चला के ले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारा वाक्य बन सकता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमें वाक्य में कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए अथवा हमें एक मेन वर्ब चाहिए, ठीक है, काम चल जाएगा। और मैक्सिमम जो है वो हमें किसी भी वाक्य में 3 हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं और एक मेन वर्ब। कहने का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है तो भी काम चल जाएगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार अगर केवल एक मेन वर्ब है तो भी काम चल जाएगा। और आप देख रहे हैं इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, इसमें आप देख रहे हैं 2 हेल्पिंग वर्ब हैं और एक मेन वर्ब है। और मैक्सिमम जो है वो 3 हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं और एक मेन वर्ब होगी। 3 हेल्पिंग वर्ब से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से आपने हेल्पिंग वर्ब आप पहचान सकते हैं और एक्सरसाइज भी इस हिसाब से आपको दी जाएंगी तो आप करेंगे। और इसके बाद जो है कुछ आपको वाक्य में दूंगा जिन्हें आप करेंगे